हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, जो कि पैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसलिए लर्न करने में इजी नहीं रहता। तो जो आज हम जो लेकर आए हैं वो एक हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको टेबल फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में हम उसको समझाएं, ताकि वो पूरा एक्सप्लेन हो जाए। वो जो हमारी बुक में मैटर दिया हुआ है वो पूरा ईजिली एक्सप्लेन कर सकें। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पैथोलॉजी का, जो कि उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ और ये मीडिएटर्स होते क्या हैं, कैसे रिलीज़ होते हैं, और इसकी एक जो मीडिएटर्स होते हैं उनका हमने एक टेबल फॉर्म में उसको समझाया भी है कि इसको कैसे लर्न करना है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम ये वो ओवरव्यू है और ये डिटेल्ड वीडियो है इन मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन में। हम इसको एक एक चीज़ को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैटर डिस्कस करेंगे, इसका मैटर डिस्कस करेंगे। मतलब हम सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, और ये सारे डिटेल्ड होंगे। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो हमारी एक पहले वीडियो अपलोड है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो जो मीडिएटर्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था दो मीडिएटर्स होते हैं, सेल डिराइव्ड मीडिएटर और प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर। उसमें हमने पढ़ा था कि वैसो एक्टिव जो सेल डिराइव्ड होते हैं उसमें फाइव टाइप के मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि वैसो एक्टिव अमाइंस, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स और लाइसोसोमल कंपोनेंट्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और साइटोकाइंस। इसको हम लर्न कर सकते हैं VALPC से, सॉरी, VALPC। ठीक है। तो VA मतलब V का मतलब है वैसो एक्टिव अमाइंस, A का मतलब है आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, L फॉर लाइसोसोमल कंपोनेंट्स, P फॉर प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर और C फॉर साइटोकाइंस। ठीक है। तो ये सेल डिराइव्ड मीडिएटर में हमारे 5 टाइप्स के मीडिएटर्स आते हैं। अब हम वैसो एक्टिव अमाइंस को देखें तो उसमें आता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और न्यूरोपेप्टाइड। हिस्टामिन और सेरोटोनिन इसमें मेन है। न्यूरोपेप्टाइड मतलब पहले हम ये मेन होते हैं, और न्यूरोपेप्टाइड्स हम इसको बहुत थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेन जो हमारे हैं हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में होते हैं कॉक्स एंड लॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट और लाइपोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट्स। ठीक है। तो इनका जो पाथवे होता है, जैसे साइक्लोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट्स और लाइपोऑक्सीजनेज मेटाबोलाइट्स का जो पाथवे होता है, मतलब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसमें जो मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कॉक्स में कौन से मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन और रिजोल्विन। अगर आप उसको ईजी में देखना चाहें तो प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन साथ साथ याद कर सकते हैं। थ्रोम्बोक्सिन और रिजोल्विन ये ईजी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में देखें तो इसमें क्या होता है, 5-HTE और लाइपोक्सिन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, HTE क्या होता है, लाइपोक्सिन क्या होता है। लाइसोसोमल कंपोनेंट्स में आपको पता ही है, मैक्रोफेजेस होते हैं, PMNs होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, और साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस में देखिए इतने सारे होते हैं, IL-1, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, 12, INF अल्फा, TNF बीटा, आईफेन, गामा। ठीक है। तो ये सारे होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव मीडिएटर्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें सिस्टम्स होते हैं, जो कि हम सिस्टम्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं, नेम जान लेते हैं केवल उनके। सिस्टम में होते हैं काइनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो आपको पता ही होंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो हम सब में ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हम इसमें सारा पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा पार्ट्स में वीडियो बनेंगी। इसमें केवल हम वैसो एक्टिव अमाइंस और आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स ही पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में हम ये तीनों के बनाएंगे। ठीक है। तो वैसो एक्टिव अमाइंस हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स। तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सा था, VALPC से अगर हम देखें तो सबसे पहले था वैसो एक्टिव अमाइंस। तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए वैसो एक्टिव अमाइंस होते क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट एक्टिव अमाइंस होते हैं, और जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये सबसे पहले रिलीज होने वाले अमाइंस होते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं फर्स्ट जो 1 आवर होता है इन्फ्लेमेशन का, मतलब जब इंजरी का 1 आवर
आवर होता है, फर्स्ट 1 आवर में ये रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके हमने 3 पढ़े थे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और 5-HT, जिसको सेरोटोनिन का दूसरा नाम क्या होता है, 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। और थर्ड वन था न्यूरोपेप्टाइड। अब हम इसमें 2 चीज़ पर मेन फोकस करेंगे, सोर्स और इसके एक्शन। सारे के सारे हम सोर्स और एक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सोर्स में मतलब सोर्स का मतलब है ये कैसे रिलीज़ होते हैं, जो हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, न्यूरोपेप्टाइड है, मतलब ये कैसे रिलीज़ हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। तो हिस्टामिन कहाँ से रिलीज़ होगा, मास्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट से, ठीक है। मास्ट सेल जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स के पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट नियर दी ब्लड वेसल। और ये कब रिलीज होते हैं, हिस्टामिन कब रिलीज होगा, जब स्टिमुलेशन आएगा, जैसे कोई स्टिमुलस आया तो ये रिलीज होते हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, ये होता है मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन से, ठीक है। मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा और उससे उस प्रोसेस से ये हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। तो वो स्टिमुलाई कौन से टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाता है, हीट कोल्ड, मतलब हीट में हीट जो होती है, या कोल्ड मतलब स्टिमुलस जो होता है वो हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, इसमें ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल होती क्या है, जैसे एंटीजन आया वो मास्ट सेल पर आके वो होगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर क्या होगा कि मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा, ठीक है। कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है वो मास्ट सेल से आके वो इंटरेक्ट करेगा और फिर क्या होगा, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा, जिससे क्या होगा, रिलीज ऑफ हिस्टामिन और और क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन। अब हमारा और कौन से स्टिमुलस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन। हम कौन कौन से ये होते हैं, C3 और C5A, हम इसको जानते ही हैं, ठीक है। एक्शंस जो होते हैं, अब देखिए कि हिस्टामिन क्या कराता है, तो जो मेन है वो कराता है वेसोडाइलेटेशन, और क्या कराता है, वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज कराता है, जिससे कि एडिमा होता है, ठीक है। और स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करता है। और एक और चीज़ होती है SRSAS, ठीक है। तो ये जो ये मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये कुछ आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स को भी रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं SRSAS। SRSAS क्या होता है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, इसको हम बोलते हैं SRSAS, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। और जो SRSAS होते हैं वो क्या, मतलब कुछ ल्यूकोट्राइन्स को कंटेन करते हैं। कौन कौन से ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, जैसे LTC4, LTD4, तो ये कुछ ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, मतलब जब हम आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे हम तब उसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेरोटोनिन्स पे, सेरोटोनिन्स और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। तो इसमें क्या होता है, सोर्स देखेंगे और एक्शन देखेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले में देखा। तो सोर्सेज हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, ये प्लेटलेट से, क्रोमाफिन सेल्स ऑफ GIT, स्प्लीन, नर्वस टिश्यू और मास्ट सेल। इसका एक्शन क्या है, ये होते हैं, मतलब ये हिस्टामिन के ही सिमिलर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसका एक्शन क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर एंड GIT एंड CNS। ये क्या मतलब, न्यूरोट्रांसमीटर होता है GIT और CNS का, ठीक है। और क्या होता है कि ये ना, मतलब सिमिलर तो होते ही हैं हिस्टामिन के, लेकिन ये थोड़े लेस पोटेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, लेकिन ये थोड़ा हिस्टामिन से कम कराते हैं, ठीक है। वेसोडाइलेटेशन कराते हैं, लेकिन ये हिस्टामिन से कम कराते हैं। तो इसके अगर हम इसके उसको कंपेयर करें तो ये इसके लेस, मतलब जैसे अगर यहाँ पे वेसोडाइलेटेशन ये करा रहा है, लेकिन इसके कम कराएगा, उसके हमने कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला है वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। न्यूरोपेप्टाइड्स जो देखें, न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने में, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे क्योंकि बुक में मेंशन है तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोर्स अगर हम देखें तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं,
वो CNS और PNS से, ठीक है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके जो एक्शन है ये भी वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा और है ना ये पेन स्टिमुलस को ट्रांसमिट करेगा और मासल डीग्रेनुलेशन कराएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि वैसो एक्टिव अमाइंस का काम क्या होता है, वैसो डायलिटेशन होता है, ठीक है, और वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर हमको कुछ नहीं याद है, हम ऐसे अगर कोई हमसे पूछता है कि वैसो एक्टिव अमाइंस का वो मेन एक्शन क्या होता है, तो हम दो चीज़ तो हम इसमें बोल ही सकते हैं कि एक तो वैसो डायलिटेशन कराता है और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी कराता है, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, और मासल डीग्रेनुलेशन कराता है। तो ये जो है सारे के सारे मेन एक्शन ही है। तो हम सेकंड सेल डिराइव मीडिएटर की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ठीक है, जिसको दूसरा नाम है इकोसेनॉइड्स। तो जो आर्किडोनिक एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं और जिसका दूसरा नाम है इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ठीक है। आर्किडोनिक जो एसिड्स होते हैं, देखिए पहले तो ये देखेंगे इकोसेनॉइड्स में इकोसा का मतलब है 20, इसमें जो 20 कार्बन एटम्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड्स, ठीक है। तो ये जो होती है ये फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आर्किडोनिक्स होते हैं, आर्किडोनिक एसिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब हमको पता है क्या है ना, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड में ये आर्किडोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड्स। और ये रिलीज कब होते हैं, जब फॉस्फोलाइपेज एंजाइम आके एक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन पर, तब ये रिलीज होंगे और कन्वर्ट होंगे एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। तो हम देखें इस मैकेनिज्म को समझें तो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड जो होती है उस पर फॉस्फोलाइपेज आके एक्ट करता है, जिससे जो आर्किडोनिक एसिड्स होते हैं जो ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो आर्किडोनिक एसिड्स एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इकोसेनॉइड्स, ठीक है। अब इसके दो पाथवे होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम आके एक्ट करता है, ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजनेज या फिर लाइपो ऑक्सीजनेज। तो हम वो पाथवे बाद में पढ़ते हैं। इसके सोर्सेज मतलब कहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो ये रिलीज़ हो रहा है मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल से। कौन कौन से पाथवे होते हैं, हमने दो के बारे में डिस्कस किया है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज दैट इज कॉक्स पाथवे और लॉक्स लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं। देखिए अगर है ना कॉक्स पाथवे में देखें तो कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन और रिजोल्विन। प्रोस्टाग्लैंडिन में कौन कौन से वो होते हैं, कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन कई टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, PGD2, PGE2 और PGF2 अल्फा, ठीक है। तो ये ऑर्डर में है D2, E2 और F2 मतलब DEF, ठीक है, और F में अल्फा लगा देना है। तो इसके जो हम एक्शंस भी डिस्कस करेंगे, तो PGD2 और E2 के जो एक्शंस हैं वो है वैसोडाइलिटेशन और ब्रोंकोडाइलिटेशन, और इसका जो एक्शन है ये इनहिबिट करता है इन्फ्लेमेटरी सेल फंक्शंस को, ठीक है। अगर हम है ना PGF2 अल्फा की बात करें तो ये है वैसोडाइलिटेशन कराता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। मतलब जैसे यहाँ पे वैसोडाइलिटेशन और ब्रोंको डायलिटेशन हो रहा था, यहाँ पे ये कराता है वैसोडाइलिटेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अगर हम देखें थ्रोम्बोक्सिन A2 में ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और एक्टिवेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन जिसको हम बोलते हैं PGI2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोंको डायलिटेशन होता है और वैसो डायलिटेशन होता है और ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। और इसमें एक और मेटाबोलाइट होता है जिसका नाम है रिजोल्विन, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो किसमें ब्रोंको डायलिटेशन हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों में ब्रोंको डायलिटेशन हो रहा है, थ्रोम्बोक्सिन में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों में। और प्रोस्टासाइक्लिन में जो प्रोस्टासाइक्लिन है उसमें क्या हो रहा है, दोनों में डायलिटेशन हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि डायलिटेशन और फिर कंस्ट्रिक्शन फिर डायलिटेशन, ठीक है, डायलिटेशन कंस्ट्रिक्शन और फिर डायलिटेशन। तो इसमें ये ऑल्टरनेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे F2 है, F2 में बस ऐसे लिख देंगे कि है ना डायलिटेशन और कंस्ट्रिक्शन, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे पे। लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे में कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, दैट इज़ 5-HETE, ल्यूकोट्राइंस होते हैं और लाइपोक्सिन होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ल्यूकोट्राइन कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4, LTC4, LTD4, LTE4, ठीक है। इन सब का फंक्शन होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी और ब्रोंकोस्पाज्म। लाइपोक्सिन में दो लाइपोक्सिन होते हैं, दो टाइप के लाइपोक्सिन, दैट इज़ LXA4, LXB4, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब हम 5-HT का देखेंगे तो इसका फंक्शन होता है कीमोटैक्सिस, ठीक है। अब हम इसमें पाथवे देख लेते हैं, मतलब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। बाकी हमने नाम पढ़ लिए हैं इसका, ये आपको पता ही, जैसे अगर हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पाथवे।
तो पाथवे में हमने 2 पाथवे डिस्कस किए हैं, डेट इज कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे। तो हमने ये देखा कि है ना सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है उस पर फॉस्फोलाइपेज आके एक्ट करता है, फॉस्फोलाइपेज आके एक्ट करता है और आर्किडोनिक जो इसमें आर्किडोनिक एसिड प्रेजेंट होगा वो कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड में। अब डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम आके एक्ट कर रहा है आर्किडोनिक एसिड पर। जैसे कॉक्स आता है तो ये वाले मेटाबोलाइट रिलीज होंगे, अगर लॉक्स आता है मतलब लाइपो ऑक्सीजनेज आता है तो ये वाले मेटाबोलाइट्स रिलीज होंगे। तो इसमें तो इसमें ये छोटा सा हमको थोड़ा देखना है, ठीक है। तो जो अगर है ना, अगर फॉस्फोलाइपेज आके फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन पर आकर एक्ट करता है तो वो आर्किडोनिक एसिड जो कि फॉस्फोलिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड में प्रेजेंट वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2 पाथवे चलाएगा, ऑन द मतलब डिपेंड करता है कि वो कॉक्स आके वो कर रहा है, एक्ट कर रहा है या फिर लाइपो ऑक्सीजनेज आके एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, अगर साइक्लो ऑक्सीजनेज आके एक्ट करेगा तो इसमें देखिए वो PGG2 रिलीज करेगा, मतलब PGG2 में कन्वर्ट हो जाएगा। PGG2 क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड, ठीक है। तो वो एंडो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो PGG2 है PGH2 में कन्वर्ट होगा और इधर एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। तो जो PGH2 है, PGH2 कि मतलब जो PGH2 है वहाँ पे है ना ये मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है, मतलब मेटाबोलाइट्स इसके PGH2 के ये होते हैं PGD2, PGE2 और PGF2, मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप हैं। तो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, तो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यही हैं और इनके फंक्शन भी सेम है, बस एक रिविजन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जो PGD2 PGE2 हम पढ़ चुके हैं वैसोडाइलेटर, वो वैसोडाइलेटर और ब्रोंकोडाइलेटर, और ये क्या करते हैं, परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं और ये एक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। और जो PGF2 अल्फा है वो वैसोडाइलेटेशन करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब PGI2 जो है, PGI2 जो वैसोडाइलेटेशन कराता है, ब्रोंको डायलेटेशन कराता है और इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। PGI2 कुछ नहीं है, PGI2 है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। अब TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, एक्टिवेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। अगर हम लाइपो ऑक्सीजनेज की बात करें तो लाइपो ऑक्सीजनेज अगर एक्ट करेगा आर्किडोनिक एसिड्स पर तो वो कौन से मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा, तो हम यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म बता देते हैं, हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे पेरोक्साइड है, ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे लाइपो ऑक्सीजनेज एक्ट करता है तो जो 5-HPETE है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पेरोक्सीडेशन हो जाता है इसका, यहाँ पे पेरोक्सीडेशन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 5HET में, हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होगा, अब ये जो कन्वर्ट होता है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये जो 5HT होता है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, बाकी ये कन्वर्ट होगा LTA4 में, मतलब ल्यूकोट्राइन A4 में, जो कि अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल होता है। और ये कन्वर्ट होता है LTB4 में, बाकी और में भी ये कन्वर्ट मतलब है ना ल्यूकोट्राइंस रिलीज करेगा ये। इसके कौन कौन से ल्यूकोट्राइंस होते हैं, LTC4, LTD4, LTE4, CDE, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इनके हम ये सारे एक्शन देख लेते हैं, ये सारे के सारे ल्यूकोट्राइंस हैं, ठीक है। अब LTC4, LTD4, LTE4 के एक्शंस देख लेते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। देखिए इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी सारे मीडिएटर्स का ही जो हमने अभी तक पढ़े हैं, मतलब वैसो एक्टिव अमाइंस जिसमें हिस्टामिन सेरोटोनिन हम जो पढ़ चुके हैं उसमें भी वो भी वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कराते थे, ठीक है। तो हमें हर एक में ये सारे लिखते चलने हैं, ठीक है। अब हम जैसे देखें, हमने जो वैसो एक्टिव अमाइंस में पढ़ा SRS AS, इन तीनों का ही नाम होता है SRS AS, तो ये आर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स के पार्ट हैं। अब हम LTB4 देखें, LTB4 का भी एक्शन हम पढ़ लेते हैं, कीमोटैक्टिक होता है और इसके और हेल्प करता है सेल एडहेरेंस में। अब वो एक बार फिर से मतलब रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो पाथवे, हम इसके 2 पाथवे देखते हैं। हमें ये पता है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड पे मतलब सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम आके एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज आर्किडोनिक एसिड पर आर्किडोनिक एसिड पर एक्ट करता है, जो कि फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट है, मतलब फॉस्फोलिपिड का ही कंस्टिट्यूएंट होता है आर्किडोनिक एसिड, और फिर वो कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड आर्किडोनिक एसिड में, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा पाथवे वो करना है। जैसे साइक्लो ऑक्सीजनेज अगर उस पर आके एक्ट करेगा तो ये वाले मीडिएटर्स रिलीज होंगे, और लाइपो ऑक्सीजनेज आके एक्ट करेगा तो ये वाले मीडिएटर्स मेटाबोलाइट्स रिलीज होंगे। तो साइक्लो ऑक्सीजनेज अगर पाथवे चल रहा है तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, अगर लाइपो ऑक्सीजनेज चल रहा है तो इसमें ल्यूकोट्राइंस रिलीज होंगे। बाकी फंक्शन हम सारे पढ़ ही चुके हैं, ठीक है।
तो हमने तो हम पैथोलॉजी के जो केमिकल मीडिएटर जो वो है टॉपिक, उसमें हम पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। वैसो एक्टिव अमाइंस का ये हमने पूरा मैटर डिस्कस कर लिया है, जिसमें है ना सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स का ये भी पूरा मैटर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, जो कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप जो चार्ट हमने बनाया उससे अगर करेंगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट 3 अगर हम वो बनाएंगे तो उसमें हमारे आगे के जो मीडिएटर्स हैं वो कवर होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।